पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। फिर हम आते हैं बांग्लादेश पर। जरा बांग्लादेश को एक ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो एक साइड में जो एक जगह पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो पूरी तरह से एक आधे से ज्यादा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। आधे से ज्यादा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बची हुई सीमा रेखा में आधी सीमा रेखा सागर से जुड़ी है, मतलब बे ऑफ बंगाल से जुड़ी है। फिर कुछ सीमा रेखा त्रिपुरा है, असम भी है, मेघालय भी है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा यह भी उसकी सीमा रेखा में लगते हैं। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, अगर भारत का मैप याद आ जाए तो आपको याद आना चाहिए कि असम ऊपर है और उसके जस्ट नीचे मेघालय और फिर त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, मुझे जितना विश्वास है आप लोगों पर, पश्चिम बंगाल आप याद कर लेंगे। क्या याद रखना है आपको इसमें बांग्लादेश में? असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, अगर हम बात करें असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को हटा दीजिएगा। जैसे कि यहां पर मैं बता दूं पश्चिम बंगाल, मेघालय, इसको हटा दीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो त्रिपुरा है ये वाला हिस्सा, असम वाला दो जगह पर स्पर्श कर रहा है और मेघालय वाला हिस्सा। तो अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज कर दूंगा तो आप लोगों को याद करने में थोड़ी सरलता जाएगी। तो मैं जरा एक एक देशों के बारे में आइडिया दे देता हूं। फिर नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल में मुझे जितनी गारंटी है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो सभी लाल लालियों को याद आएगा ही, क्योंकि नेपाल का मैप याद आते ही उत्तराखंड इस साइड में और उत्तर प्रदेश तो सबको याद आएगा। शायद बिहार भी याद आ जाए, पर जो गलती आपकी हो सकती है वो पश्चिम बंगाल की होगी, क्योंकि सिक्किम भी आप लोगों को याद आ जाएगा। तो सिक्किम, इधर उत्तराखंड, यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल भी नेपाल की सीमा के साथ जुड़ा हुआ राज्य होगा। तो पश्चिम बंगाल भी अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ जो राज्य जुड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश मेरे हिसाब से लाल लालियों को पता होगा, सिक्किम पता होगा, उत्तराखंड पता होगा। क्या याद रखेंगे आप लोग? बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल में याद रखने वाली बात है। जैसे बांग्लादेश में याद रखना है तो मेघालय, त्रिपुरा, असम, वैसे ही अगर नेपाल में याद रखना है तो बिहार, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं जरा चीन पर। तो चीन की सीमा रेखा को अगर हम देखेंगे तो चीन की सीमा रेखा में एक तो आपको यहां पर सियाचिन ग्लेशियर के कारण याद आएगा कि बहुत सारा हिस्सा यहां पर भी चीन ने हड़प लिया है। तो यह तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर में भी चीन का संपर्क होता है। यहां याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। यहां याद रखने वाली बात क्या है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि शायद वो भूल जाए। उत्तराखंड अगर ना याद आए तो उत्तराखंड। फिर हम कह सकते हैं कि सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर याद हो जाएगा। हिमाचल याद करिए, उत्तराखंड याद करिए, सिक्किम मेरे हिसाब से आप लोगों को याद आ जाएगा और उसके बाद अरुणाचल भी याद आ जाएगा। तो चीन में जम्मू कश्मीर याद रहेगा, हिमाचल को याद कर लीजिए, उत्तराखंड को याद कर लीजिए और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को भी आप याद कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कुछ मैप को देखने से आइडिया लग जाएगा। तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा
देश है जिसके साथ गुजरात की सीमा रेखा मिलती है। गुजरात की सीमा रेखा क्यों याद होगी ये? क्योंकि यहां पर एक विवाद है, यहां पर एक विवाद है, सर क्रिक विवाद कहते हैं उसको, सर क्रिक विवाद। क्योंकि यहां पर जो सीमा रेखा में अभी भी जब दलदल हो जाता है बरसात होने के बाद, तो विवाद होने के कारण कई बार भारत के मछुआरे पाकिस्तान या पाकिस्तान के मछुआरे भारत आ जाते हैं। बाकी मूवीज में आपने कई बार सुना होगा रेगिस्तान के राजस्थान के मार्ग से पाकिस्तान वाली बात। फिर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ा, इसमें तो शायद ही किसी को कोई डाउट होगा। पंजाब में आपको वाघा बॉर्डर याद आ जाएगी। तो वाघा बॉर्डर तो मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य जुड़ते हैं, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो मेरे हिसाब से केवल थोड़ा बहुत गुजरात, जिन लाल लालियों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन सरक्रिक विवाद अगर याद आ जाए तो गुजरात राज्य भी आपको याद आ जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो पाकिस्तान याद रखने की जरूरत नहीं, अफगानिस्तान याद रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम। चीन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल में उत्तर प्रदेश को तो पता होगा, सिक्किम, उत्तराखंड पता होंगे, बिहार और पश्चिम बंगाल भी। अब आते हैं म्यांमार पर। थोड़ा सा यह कठिन जा सकता है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार पर आप लोगों ने उतना शायद काम न किया हो, तो म्यांमार पर एक नजर देख लो। म्यांमार पर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम नहीं आता उसके संपर्क में, असम नहीं आता है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हम कहेंगे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कराया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। और अंतिम है भूटान। अब अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश। बस दो राज्य और याद रख लो, एक तो असम आएगा और पश्चिम बंगाल भी आता है। असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी आएगा, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी आएगा। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शायद कल आप लोगों को इसे याद रखने में कठिनाई हो सकती थी, लेकिन अब मैंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो देश तो बिल्कुल हटा दिए कि आपको याद है। बांग्लादेश में आपको पता है पश्चिम बंगाल आएगा ही, बस मेघालय, त्रिपुरा, असम, तीन राज्य उसमें याद रख लो। चीन वाले में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड याद रख लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तो आंखों के सामने दिखते हैं, मैप न भी हो तब भी। नेपाल के बारे में कहूं तो सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दिख रहे होंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल को याद कर लो। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये याद कर लो पूरा चारों। भूटान में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सब दिख रहे हैं। जैसे कि सिक्किम तो गारंटेड दिखता है, क्योंकि वो अंगूठा उठा हुआ दिखता है हमें सिक्किम का भारत के मैप में, और उधर से अरुणाचल प्रदेश तो है ही। बस असम और पश्चिम बंगाल थोड़ा बहुत याद करना है। तो जो कल कई लोगों ने कहा था कि सर राज्यों का और जो देशों के साथ संपर्क है उस पर थोड़ा सा फिर पॉइंट कर दीजिएगा, तो मैंने इसीलिए आपको याद दिलवा दिया, ताकि आप लोगों को याद करने में अब कठिनाई न जाए। क्योंकि थोड़ा सा जब मैंने मार्गदर्शन किया है तो मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों को थोड़ी तो ही सरलता लगी होगी, शायद कल थोड़ा सा कठिन लगा हो। तो कल वाली बातों में शायद मैंने जो छोड़ दिया था या जिसे जल्दबाजी में कर नहीं पाए थे, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसमें याद रखिएगा। बाकी देशों का क्रम जो मैंने बताया था कि मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था। उसमें बचपन का मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं जिनकी सीमा रेखा का ये क्रम है। तो मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था। अब मैं थोड़ा सा आपको भारत देश के राज्य और उसकी राजधानियों पर फोकस करने की बात कर रहा हूं। लेटेस्ट मैप के अकॉर्डिंग राज्य और उसकी राजधानियों पर हम चर्चा करेंगे। राज्य और उसकी राजधानियां, ये जो मैंने मैप बनाया है ये वाला,
ये वो मैप है जो कौन सा राज्य कब बना उसके अकॉर्डिंग, और ये वाला जो मैप है राज्य और उसकी राजधानियां। तो मैं पहले राज्य और उसकी राजधानियां बताता हूं और फिर कुछ नए जो बने हैं उस पर आपको क्या ध्यान देना है उस पर मैं फोकस करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये ऊपर की ओर। कभी भी याद रखो, जब आपको भारत के राज्य और उसकी राजधानियां याद रखनी है तो रेंडमली कुछ भी मत करना, ऊपर से दिमाग में इमेज बनाओ ऊपर की। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश वहां पर हो गए, जो कि हम कहेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 की प्रपोज डेट है। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर सबसे पहले ये मिल गया। उसके बाद आपको नीचे की ओर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यूट्यूब पर मैंने ढेरों वीडियोस देखे हैं जो राज्य और राज्य की राजधानी याद करवाते हैं। मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी में कोई राज्य और राज्य की राजधानी पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग, पीटी के क्वेश्चनों में हमें जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आएगा, किसी गंदी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि उस राज्य की राजधानी क्या है, लेकिन डायरेक्ट कोई सवाल नहीं बनता है। तो हिमाचल प्रदेश शिमला। उसके बाद नीचे आ जाइए पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। फिर उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। फिर नीचे आ गए तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा जिसकी राजधानी लखनऊ है। कई बार इसमें इलाहाबाद में हमें ऐसा कंफ्यूजन होता होगा, तो लखनऊ है। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर, नीचे की ओर हम आ गए। अब फिर और नीचे आ गए तो गुजरात में गांधीनगर राजधानी है। फिर और नीचे आ जाइए तो अब ये मध्य भारत में आ गए तो मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ में रायपुर, और यहां थोड़ी सी गंदगी हो सकती है तो थोड़ा धीमे पढ़ लेते हैं, बिहार पहले आएगा, पटना। फिर झारखंड, बिहार से अलग हुआ था, राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल, उसकी राजधानी कलकत्ता। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर नीचे महाराष्ट्र में मुंबई, किसी को शायद बताना ना पड़े। यहां पर दमन दीव और दादर नगर हवेली है जिसकी राजधानी हम कहेंगे कि सिलवासा। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। फिर तेलंगाना है जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश है जिसकी प्रपोज राजधानी अमरावती है। फिर अगर हम बात करेंगे नीचे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और यहीं पर एक छोटा सा राज्य है गोवा। यहां पर केरला की राजधानी हम तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम कहते थे। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसे हम पहले मद्रास भी कह देते थे। यहीं पर पदुचेरी है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जो सबसे कठिनतम होगा वो 7 सिस्टर हैं। 7 सिस्टर में आते हैं कौन कौन सी बातें। सबसे पहले तो एक और बात बता दूं, ये अंगूठे नुमा जो संरचना भारत की है, सिक्किम और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल में ईटानगर, असम में दिसपुर, मेघालय में शिलोंग, त्रिपुरा में अगरतला, मिजोरम में ऐजवाल, मणिपुर में इंफाल, नागालैंड की कोहिमा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो पहले मैप को समझिए, पढ़ना। आप मैप जब भी पढ़ेंगे तो एक डायरेक्शन के साथ पढ़िए। आप रेंडमली कुछ भी याद करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। मैप में इमेजिनेशन शुरुआत करिए। ऊपर जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नीचे आ गए तो हिमाचल प्रदेश। फिर थोड़ा सा नीचे आइए तो पंजाब से नीचे आइए तो हरियाणा से नीचे आइए तो राजस्थान। जैसे आप फिर उस साइड में देखेंगे तो उत्तराखंड, आपके हिमाचल के पास उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश। नीचे और आ जाइए तो इस साइड में अब मध्य प्रदेश,
उस साइड में गुजरात मिल जाएगा। अब आप इस साइड में देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास आपको जैसे ही आगे पड़ोस में जाओगे तो जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हमने बात की, ऊपर की ओर बिहार, नीचे झारखंड, उसके पड़ोस में पश्चिम बंगाल, नीचे आ गए तो उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे अगर हम आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पड़ोस में छोटा सा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। इधर अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के पास आ जाएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना के पास आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। अगर आप एक इमेजिनेशन करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि किस राज्य की राजधानी क्या है, लेकिन हमारा सजेशन है कि रेंडमली कुछ भी नहीं। फिर सातों बहनों पर आ जाइए, सेवन सिस्टर। तो सबसे पहले तो सिक्किम वाले को साइड में कर दीजिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल, अरुणाचल असम, तो अरुणाचल में ईटानगर, असम में दिसपुर, फिर मेघालय, मेघालय, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अगर हम सेवन सिस्टर की बात करें, सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं है। सेवन सिस्टर को ही थोड़ा सा रटना पड़ेगा, सेवन सिस्टर को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, पर उसमें भी अरुणाचल दिखना चाहिए, अरुणाचल बीच में बिल्कुल असम दिखना चाहिए। फिर उस असम के पास वो जो छोटी सी जगह होती है मेघालय, मेघालय के बाद ये छोटा सा जो लटका हुआ हिस्सा त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर थोड़ी बहुत याद करने की जरूरत है तो सेवन सिस्टर को, बाकी कुछ भी नहीं। लक्षद्वीप में कावारत्ती राजधानी है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। और वहीं पर अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। अगर हम बात करें तो पदुचेरी की राजधानी माहे है जो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। दमन दीव, दमन दीव यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दमन की कहलाएगी राजधानी। फिर वैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए हैं। अब याद क्या रखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। तेलंगाना 2014 में बना नया राज्य है, तेलंगाना 2014 में बना नया राज्य है, और अभी हाल फिलहाल में 2 केंद्र शासित बने हैं, तो यह याद रखना है। उसके पहले 3 राज्य बने थे वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में बना था उत्तराखंड, वर्ष 2000 में बना था छत्तीसगढ़, वर्ष 2000 में बना था झारखंड। तो 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद 14 वर्षों के बाद तेलंगाना बना, 14 वर्षों के बाद तेलंगाना बना, और इस साल प्रपोज्ड हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं, मेरा मोटिव यह है रटने की जरूरत ना पड़े, चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। जैसे कि वो टेबल मैंने उदाहरण इसलिए दिया आज क्योंकि कल कई लाल लाली उसमें पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हुए होंगे और याद नहीं हुआ होगा, लेकिन अब देश और राज्य थोड़े से आइडिया लगने शुरू हुए होंगे। फिर वैसे ही अगर हमने मैप को थोड़ा सा देखा हो तो ऊपर से पढ़ते चलिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना, ऊपर से दिमाग को दबाव डालिए कि वो याद करे जम्मू कश्मीर, फिर नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आप आएंगे तो दिल्ली हरियाणा के साथ, फिर नीचे आप कहेंगे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास गोवा, गोवा के पास कर्नाटक, केरल, इस साइड से खत्म हो गया, इस साइड से आ जाते हैं। फिर अब हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उधर चले जाओ, सीमा पर बिहार, नीचे झारखंड, फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो उस साइड में पश्चिम बंगाल, और झारखंड के नीचे उड़ीसा। फिर उड़ीसा के बाद अगर आप नीचे या इस साइड में आएंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास तेलंगाना, फिर वैसे इधर चले आइए। तेलंगाना के बाद अगर हम जाएंगे उड़ीसा के नीचे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। रटना नहीं पड़ेगा अगर एक लॉजिकल ऊपर से नीचे की ओर एक डायमेंशन आप समझ पा रहे हो। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कल की बातें जो शायद मैं उतना ध्यान से नहीं करा पाया था, पर मुझे लगता है कि अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूं तो हर बात अगर कोई जल्दबाजी में हो तो मैं उसे नेक्स्ट डे में कवर कराऊंगा। जैसे कल मैंने एक भारत एक सामान्य दृष्टि में कवर कराया था, थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, समय नहीं था, इसलिए मैं उसे एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। ये वो सारे पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव सवालों में सीधा मटेरियल बनते हैं। आइए देख लेते हैं एक नजर में। अन्य नाम, भारत के क्या क्या नाम हैं?
आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। 5 नाम। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब इस वाले भाग में इसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यह उत्तरी अक्षांश है, यह उत्तरी अक्षांश है 8 से लेकर 37। और पूर्वी देशांतर में 68 से लेकर 97। पूर्वी देशांतर में 68 से लेकर 97। यह पूर्व की ओर आ गया क्योंकि यह बीच वाला 0 है, तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, इसलिए यह उत्तरी अक्षांश। और यह पूर्वी देशांतर, ऊर्ध्वाधर को देशांतर और क्षैतिज को अक्षांश कहते हैं। फिर लंबाई है, हमने याद रखने की बात बताई थी, लंबाई को 1 2 3 4। और फिर चौड़ाई की बात कही थी 3 गुना में 3 9 और 2 बार 3 तो 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल 32,87,236 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब ऊपर वाली। और जलीय सीमा जिसमें कि द्वीप भी शामिल हो गए 7,516। लगभग मैंने इसे ऐसा याद किया था आधा, 15,000 और 75, 15,000 और 75 आधा। तो जलीय सीमा आधी है और स्थलीय सीमा उसकी डबल है, तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है। प्रादेशिक जलीय सीमा जिस पर भारत का पूरा अधिकार है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक की ये जो जलीय सीमा होती है इसे में कंप्लीटली भारत का ही पूरा अधिकार होगा। यहां पर पूरी तरह से भारत कुछ भी कर सकता है समुद्र में। संलग्न क्षेत्र का मतलब होता है कि वहां पर अपनी नौसेना को अभ्यास के लिए भेजा जा सकता है। तो अभ्यास के लिए जो संलग्न क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 नॉटिकल माइल, समुद्री मील का मतलब जो हमारे मील से थोड़ा बड़ा होता है नॉटिकल माइल कहते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो समुद्र में लगभग 200 नॉटिकल माइल तक डिक्लेयर किया है। ये 200 नॉटिकल माइल है, ये 24 नॉटिकल माइल है और ये 12 नॉटिकल माइल तक डिक्लेयर किया जाता है। इसकी परिभाषा दी जाती है कि काल्पनिक समांतर रेखा जो भारत के अधिकार क्षेत्र को समुद्र तक लेकर जाती है। जलवायु यहां पर मानसूनी प्रकार की जलवायु है। 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, भारत में पुरुषों की आबादी 62 करोड़ के आसपास, महिलाओं की आबादी 58 करोड़ के आसपास। ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ मतलब वो 68%, ये थोड़ा याद रखना 68%। शहरी जनसंख्या 31.2% मतलब लगभग 37 करोड़। तो भारत में आज भी गांवों में 68% के आसपास आबादी रहती है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% मतलब 1.77% प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ती है भारत की 2011 के अकॉर्डिंग। लिंगानुपात है 943 प्रति हजार। जनसंख्या घनत्व 382 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में भारत के 382 लोग रहते हैं। भारत के 382 लोग रहते हैं। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 73%, पुरुषों की साक्षरता 80%, 80.9, महिलाओं की साक्षरता 64.6%। ये टोटल महिला पुरुषों की साक्षरता बहुत ज्यादा है। अनुसूचित जनसंख्या विश्व भारत में 20 करोड़ लोग अनुसूचित जनसंख्या एससी से बिलोंग करते हैं जो 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जो लगभग 10 करोड़ के आसपास है 8.6%। और राज्यों की संख्या वर्तमान में 28, केंद्र शासित प्रदेश 9। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय प्रकार का ज्यामितीय आकार है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार मतलब भारत के पूरे भूभाग में कितने जगह पर पर्वत है तो लगभग 10.7% हिस्से पर पर्वत है। पहाड़ का मतलब थोड़ी सी कम ऊंचाई लेकिन पर्वतनुमा संरचना पर ऊंचाई बहुत ही कम, तो हम कहेंगे कि 18.6% है।
पठारी क्षेत्र का विस्तार 27 और मैदानी सबसे ज्यादा। तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, उसके बाद पठार का क्षेत्रफल, फिर पहाड़ का क्षेत्रफल और फिर पर्वत। पर घबराओ नहीं, मैं इसकी ऑथेंटिक परिभाषा लिखवाऊंगा कि पहाड़ किसे कहेंगे, क्योंकि जनसंख्या के आंकड़ों में भारत पहले परिभाषित करता है कि पहाड़ का मतलब क्या होगा, पर्वत का मतलब क्या होगा, सबकी बातें वो कर बताने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर कर्क रेखा पर स्थित है 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार जो हमने चर्चाएं की थी, मित्र पर गमछा झार। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य है वो 17 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या मतलब जहां पर पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है, भारत में 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, इसे अपडेट कर देना, 266 है। मैंने इसे 2018-19 के अकॉर्डिंग देखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे अपडेट जरूर करिएगा। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, इसे भी अपडेट कर दीजिएगा अगर कोई चेंजेस एग्जाम में जाने से पहले होता है। पर यह याद रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके भी सवाल दिए हैं। राष्ट्रीय पशु है बाघ, बाघ मतलब टाइगर। जो लॉयन होता है वो शेर होता है, और शेर याद रखिएगा कि अगर हम बात करें शेर की, तो ये जो शेर होगा ये लॉयन है, लॉयन है, ये गिर के जंगलों में मिलता है, पर वो हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिस पर इस प्रकार की ब्लैक कलर की धारियां आपको मिलती हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, हेरिटेज एनिमल। राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत मतलब जो हमारे पुराने पुरखों से चला आ रहा पशु है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, कमल। वैसे इसके जूलॉजिकल बोटनिकल नाम भी आप याद रखें तो बढ़िया होगा, जैसे पेंथ्रा टाइग्रिस, लोक्सोडोंटो, पावो क्रिस्टेसिस या नेलंबो न्यूसीफेरा। बरगद को आप इसी टाइप से देख लीजिएगा। तो अगर आप बोटनिकल नाम भी याद रखें, जूलॉजिकल नाम भी याद रखें तो बढ़िया है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जिस पर 4 सिंह होते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत देखना, राष्ट्रगान हर देश का होता है, पर हर देश का राष्ट्रीय गीत तो जरूरी नहीं है। भारत ने अपना राष्ट्रीय गीत, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष है, उसे वंदे मातरम को स्वीकार किया है। तो राष्ट्रीय गान एक सम्मान के रूप में है कि वह किसी भी देश के लिए सम्मान का विषय होता है, उसका अपना सॉन्ग, जिसे नेशनल एंथम कहते हैं। यह नेशनल एंथम है और यह नेशनल गीत है, यह नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है। जैसे मूवी में सॉन्ग होते हैं ना, वैसा हमारे राष्ट्र का सॉन्ग है वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा ये, और दोनों की बातें ये ऑफिशियल नहीं है, ये दोनों ही बातें ऑफिशियल नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। बस उसके पहले कुछ शब्द बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली नहीं होता है, स्तनधारी है डॉल्फिन, हमारे जैसा ही स्तनधारी है और बहुत ही बुद्ध जीव, मतलब जीवों की बुद्धिता में मानव के बाद, बंदरों के बाद अगर कोई जलीय जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो डॉल्फिन माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की भूगार्भिक संरचना पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत की भूगार्भिक संरचना पर। आज हम फोकस कर रहे हैं भारत की भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना का पहले मतलब समझिएगा। पहले मैं एक मोटे तौर पर आपको एक आइडिया बता दूं कि कुछ भी याद ना रहे, पूरी की पूरी क्लास करने के बाद समझ लो कि बहुत ज्यादा बातें समझ में ना याद रहे, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी भारत में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अपने आप में अलौकिक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बाद अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा ये जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। फिर ये जो दक्कन का पठार है, ये जो दक्कन का पठार है, ये हमारे लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट है।
बाकी इन्हें अगर आप इग्नोर भी कर ले, इन्हें अगर आप इग्नोर भी कर ले तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। पर ये 3 संरचनाएं हैं। आज मैं आपको कोई हिमालय पर्वत नहीं पढ़ाने वाला हूं, पर मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि इस पूरी भारत की संरचना में कौन सा हिस्सा नया है, कौन सा हिस्सा पुराना है, कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है। तो मैं आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसे जरूर रट लेना। किसी भी लाल लाली को कुछ भी समझ में आए ना आए, पर यह पॉइंट सबके समझ में आना चाहिए जो अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो पॉइंट अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह भारत की सबसे नवीनतम संरचना है, नवीनतम संरचना है। जरा मतलब समझिएगा, मैं जरा कहानी के रूप में बता दूं। यह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब या लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। अगर इस पूरी पुरानी पृथ्वी पर भारत भी तो 400 करोड़ साल पुराना ही है, क्योंकि ये भले स्थलखंड आज कभी कहीं पर थे, फिर आज कहीं पर आ गए। मैं एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी। तो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस 400 करोड़ साल में इस भारत में बहुत से बदलाव हुए हैं। वास्तव में ओरिजिनली भारत जो पुराना भारत है, भारत यही है, भारत यही है। ये तो अभी हाल फिलहाल में बनी हुई संरचनाएं हैं, इसलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर जरा गौर करना। हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल का मतलब कल परसों की बात नहीं, पर लगभग हम कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं 20 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले। अब सोचो ना, 460 करोड़ बहुत पुरानी बात हो गई। 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले अगर कोई संरचना भारत की बनी पूछी जाए तो वो संरचना कौन सी है? मैदान। मैदान भारत की जो उत्तरी मैदान है, ये अभी हाल फिलहाल में बने हैं। ये कब बने? देखो कहानी के रूप में, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो नदियां बनी, क्योंकि बर्फ जमा होने लगा और वो नदियां बड़ी मात्रा में, नया नया हिमालय बना था, वहां से बहुत बड़े निक्षेप लाने लगी। तो हिमालय के नीचे गड्ढा था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब लगभग 2-4 किलोमीटर का गड्ढा, और इतना बड़ा जितना कि मैदान है उतना बड़ा गड्ढा था। कई हजारों वर्षों तक इन नदियों ने इस गड्ढे में पूरे निक्षेप जमा किए, और ये निक्षेप जमा होते 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 आज मैदान का रूप ले चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल का जो युग हम मानते थे वो था चतुर्थक युग। तो सबसे नई अगर कोई बात हमसे मैं कहूं कि चतुर्थक युग में भारत की कौन सी संरचना मिलती है, सबसे नवीनतम संरचना भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या है, तो मैं कहूंगा कि वह उत्तर मैदान है। उत्तर मैदान है, भारत के महान मैदान हैं जो सबसे नवीनतम बने हैं, सबसे नवीनतम बने। ये भी नवीनतम ही है, ये मैदान भी नवीनतम ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह मैदान सबसे नए मैदान है। उससे अगर कोई पुराना है, उससे कोई पुराना है तो हिमालय है, हिमालय है। और ये वाला जो भाग है ना, ये भारत का सबसे पुराना भाग है, ये भारत का सबसे पुराना भाग है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का जो निचला हिस्सा है उसकी आयु लगभग 3 से 3.5 करोड़ साल पुरानी, 3.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये जो चट्टानें यहां मिली है ना, 3.5 अरब 350 करोड़ साल तक पुरानी चट्टानें हैं ये वाली। ये पुरानी चट्टानें हैं, ये नए नए लोग हैं, अभी नए नए लोग हैं। बड़ा अद्भुत संयोग है, बड़ा अद्भुत संयोग है। शायद आप समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। बड़ा अद्भुत संयोग है कि सांस्कृतिक रूप से सिंधु सभ्यता का जो उदय हुआ, मानव की सिंधु सभ्यता, क्योंकि मानव लगभग 10,000 साल 50,000 साल पहले सभ्यताओं में आया। तो जो सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यताएं हमें मिलती हैं, जैसे विश्व में रोम है, यूनानियों की है, भारत की है, तो ये सभ्यताओं में ये हिस्सा पुराना है, सभ्यताओं में ये हिस्सा नया है। तो सभ्यताओं में ये पुराना है और ये नया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण में
भौगोलिक दृष्टिकोण में निचला हिस्सा पुराना है और ऊपरी हिस्सा नया है। मुझे बताना कमेंट्स करके कि आप मेरी ये लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक की एक टाइमलाइन बनाई है हमने, उस टाइमलाइन में देखा जाए तो जो निचला प्रायद्वीपीय भारत है वह लगभग 350 करोड़ साल पुरानी चट्टानों से मिलकर बना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वह भी हाल फिलहाल की संरचना है। हिमालय की उत्पत्ति के बाद मैदानों का निर्माण हुआ, हिमालय की उत्पत्ति के बाद मैदानों का निर्माण हुआ, और मैदानों का निर्माण हुआ मतलब सबसे नया अगर इस भारत में कोई पूछे तो मैदान है, उसके बाद हिमालय है, और उसके बाद ये पूरी संरचनाएं हैं। अगर हम बात करें, आज मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं कि कहां पर कौन सी चट्टानें हैं, पर क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा भूगोलवादी हो जाएगा तो मेरे लाल लाली जो पहली बार भी पढ़ रहे हो उनको कुछ याद रहे ना रहे, वह कभी भी हवाबाजी कर सकते हैं कि मैदान भारत में अभी अभी बने हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। उसके पहले हिमालय बना था, और उससे पहले या बहुत पुरानी अगर कोई संरचना है तो वो नीचे वाली संरचना है जो सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है, सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है। तो आइए अब हम आगे की शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस क्लास के बाद, मतलब इस कंप्लीट टॉपिक के होने के बाद, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिमालय की संरचना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैदान की संरचना, मैदानों का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में कि ऑप्शनल भी लाल लाली अगर सोच रहे तो उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। पर मैं चाहूंगा कि जीएस का कोई सवाल गलत ना हो, इस तरीके से रहे। और प्लीज अब आप लोग तैयारी को थोड़ा सा सीरियस लेना अगर शुरू कर चुके होंगे तो मेरे हिसाब से जो भी लोग हवाबाजी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग इधर उधर के कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि आप फोकस रहिए, क्योंकि कई लोग आपको सीरियस नहीं मानते इन्हीं कारणों से, और आप लोगों में वो सारी काबिलियत है, आप निरंतर हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, यही आपके अंदर की सबसे बड़ी निष्ठा है कि बगैर किसी दबाव के आप इसको कर रहे हैं, ये काफी अच्छा है। और इसीलिए मेरा दबाव है कि आप लोग रिजल्ट देने की काबिलियत रखते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को सीरियस कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सबसे पहले तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे पुराना भाग है। यह गोंडवाना लेन का एक भाग है, याद करिए गोंडवाना लेन। गोंडवाना लेन हमने आपको कहा था कि पूरी पृथ्वी का पूरा पेंजिया, पेंजिया के बाद 2 टुकड़े बन गए, अंगारा लेन, गोंडवाना लेन। अंगारा लेन को लोरेंशिया भी कहते हैं, तो हम गोंडवाना लेन का हिस्से हैं। और गोंडवाना लेन का वो टुकड़ा जो आज भी मिलता है वो है प्रायद्वीपीय भारत, वो है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लेन का एक भाग है। भारत ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें, इसका मतलब विश्व का निर्माण जब हुआ होगा या इस पृथ्वी पर जब स्थल बना होगा, पहली बार जब इस पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, उस टाइम पीरियड की चट्टानें हैं हमारे भारत में। भारत के प्रायद्वीपीय भारत में उस टाइम पीरियड की चट्टानें हैं जब पहली बार इस पृथ्वी पर स्थल मंडल, भूपर्पटी, चट्टान जैसी संरचना का निर्माण हुआ था। यह विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं। प्री कैम्ब्रियन काल, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो यह पूरा का पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के काल को कई भागों में बांटा है। इसमें बहुत पुराना होता है आर्कियन, आर्कियन से के बाद थोड़ा सा नया आता है प्री कैम्ब्रियन। तो आर्कियन प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया, मतलब यह तब से ही स्थल मंडल के रूप में है, जबकि सारे भाग कभी न कभी समुद्र में गए, पर यह वाला हिस्सा कभी समुद्र में नहीं गया। इसलिए यह पुरानी चट्टानों में, विश्व की पुरानी चट्टानों में एक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। ये आग्नेय चट्टानें इतने लंबे समय परिवर्तन के बाद
उनमें रूपांतरण हुआ है और वो किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें बन गई हैं? निस और शिष्ट प्रकार की रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टान मतलब मैग्मा के ठंडे होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों का निर्माण हुआ था तो ये आर्केन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये जरूर याद रखना, आर्केन युग की आग्नेय चट्टानें। निस और शिष्ट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानें हैं, विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं, विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें। आइए जरा देखना, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों को निम्न क्रम में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें इस पूरी पृथ्वी पर। अगर आपसे कोई पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक बता देना, आर्कियन क्रम की चट्टानें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। सचिन पीडीएफ हम दे रहे हैं, आप लोगों ने पीडीएफ कल वाला लिया होगा, कमेंट्स करिएगा पीडीएफ मिल रहा है या नहीं। पीडीएफ मैंने कल ही अपडेट कर दिया था, आज का पीडीएफ भी हम आज ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ हो ना हो, इंडियन ज्योग्राफी में मेरे लाल लाली 100% मार्क्स लेकर आए। जैसे मैंने उनको इकोलॉजी एनवायरमेंट में पूरी तरह से 100% मार्क्स दिए हैं, वो जल्द ही ज्योग्राफी में भी उतना ही सुकून प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जैसे अरावली पर्वत यहां पर है, ये बहुत ही पुराना पर्वत है, सबसे बुजुर्ग पर्वत है। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। क्या क्या याद रखना है? ये अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें जो निस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड निस, बेल्लारी निस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल निस, नीलगिरी निस भी इन चट्टानों में उदाहरण है। अगर ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेंगे मेरे लाल लालियों, लेकिन सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। थोड़ा सा मैप देखते चलिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत के कौन से हिस्सों में हैं। ये नहीं भी याद रखे तो चलेगा, अगर इसमें कोई याद करने वाली बात है, सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें। उसी के बाद उन चट्टानों में थोड़ा बहुत रूपांतरण हुआ और फिर दूसरा टाइम पीरियड में कुछ चट्टानें मिली जिन्हें धारवाड़, ये जो धारवाड़ नाम रखा है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के कारण, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के कारण, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के कारण इसका नाम रखा है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन से नहीं है, आर्कियन से नहीं है, मतलब आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुके और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। मैं बता दूं कि दोनों में जीवाश्म नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कोई बता सकता है कमेंट्स, लाल लाली कमेंट्स करके, कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? जरा मैं इंतजार करूंगा कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं मिलते। बिल्कुल रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे विक्रम, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आंसर आया है। यदि आईपीएस का बढ़िया उत्तर आया है, क्योंकि उस समय जीव ही नहीं थे लाल लालियों, उस समय जीव ही नहीं थे। इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पानी में जब हुई, तब चट्टानों में जीव कहां से मिल जाएंगे? उस समय जीव ही नहीं थे तो कहां से जीवाश्म मिलेंगे? अगर एग्जामिनर पूछ ले कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं मिलते,
क्योंकि उस समय जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी स्थल पर, उस समय जीवन स्थल पर था ही नहीं, और जल में भी जो जीवन था वो बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं, बैक्टीरिया जैसा जीव था। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उस समय जीव ही नहीं थे इस पृथ्वी पर, जीव ही नहीं थे उस समय, जीव ही नहीं थे, कोई जीव की उत्पत्ति नहीं थी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के कारण रखी गई। आर्कियन के बाद अगर कोई चट्टान नई चट्टान के रूप में मानी जाए, आर्कियन के बाद कोई चट्टान आर्कियन में अपरदन के बाद बनी हुई होगी, तो वो होगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन में अपरदन हुआ, तो आर्कियन में अपरदन से बनी धारवाड़, आर्कियन में अपरदन से बनी धारवाड़। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, जहां पर हमें धातुएं मिलती हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, वो इसी के हैं, वो इसी चट्टानों के हैं। तो भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार अगर किसी चट्टान के हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। लौह अयस्क, तांबा, सोना इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानें हैं, क्योंकि कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी और छोटा नागपुर, जब छोटा नागपुर आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरावली आ गई तो फिर बड़ी बात हो गई। बालाघाट, रीवा, तो कर्नाटक के धारवाड़ के आधार पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। लेकिन आर्कियन चट्टानें जो सबसे पुरानी चट्टानें थी, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। और भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार अगर किसी चट्टान में मिलते हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। बिल्कुल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, इन राज्यों को हम जोड़ सकते, लेकिन मूल रूप से कर्नाटक। फिर है तीसरी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये कुडप्पा है इस मैप में, ये कुडप्पा है इस मैप में। जहां जहां पर आपको डार्क हुआ मिल रहा होगा, जहां जहां पर इस टाइप से डार्क हुआ मिल रहा होगा, ये कुडप्पा है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़िया क्षेत्र, पापाघानी, चेयार घाटी, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्रम याद रखना। आर्कियन के बाद आई धारवाड़, धारवाड़ के बाद आई कुडप्पा, धारवाड़ के बाद आई कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और इसका जो नाम रखा जाता है वो कुडप्पा क्षेत्र में मिलने के कारण, जरा सर्च करके मैं बताइएगा, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में, देखो जरा लाल लाली, थोड़ा बहुत भी रिसर्च कर पाते हैं कि नहीं। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन के बाद धारवाड़ और धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चट्टानों में विंध्य क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है, बिहार के सासाराम, ये याद रखना है आपको। परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलता है, इसीलिए तो राजस्थान में चूना उद्योग बहुत ज्यादा संभावित है।
इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रेप से ढका है, मतलब यहां पर भी ये चट्टानें हैं, लेकिन उसके ऊपर दक्कन ट्रेप बैठ गया तो वो चट्टानें नीचे चली गई। तो वह चट्टानें जो नीचे चली गई वह विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इसका मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके नीचे कौन सी चट्टानें हैं, उसके नीचे धंस गया है, दब गया है, क्योंकि ऊपर लावा और नया आ गया था। याद करिएगा रीयूनियन हॉट स्पॉट से जब गुजरा था भारत, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी फिर से। तो विंध्य क्रम की चट्टानें, आज के लिए मैं बता दूं कि अभी हम केवल बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के। आर्कियन क्रम से धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, और कुड़प्पा से विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, और जो इसमें मिलती है अंत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना ऊपरी कार्बोनिफेरस युग, याद रखना ये चट्टान, जब भी नाम सुनो गोंडवाना, कोयला याद रख लेना। गोंडवाना नाम सुनते ही कोयला, क्योंकि भारत में जो भी कोयला है वो इन्हीं चट्टानों की देन है। तो गोंडवाना क्रम या गोंडवाना नाम सुना कि कोयला याद आना चाहिए। ये कार्बोनिफेरस युग में, जब जुरेसिक युग तक, जब डायनासोर का पतन हो रहा था, तब इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये नई चट्टानें हैं। हम कहेंगे कि कुड़प्पा के बाद विंध्य, और विंध्य के बाद अगर बनी तो गोंडवाना। गोंडवाना ये जुरेसिक युग की चट्टानें या कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें हैं। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, और भारत का 98% कोयला गोंडवाना। इसलिए कई बार आप लोगों ने अगर कभी किताब पढ़ी होगी भूगोल की, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है गोंडवाना युग का, गोंडवाना क्रम का कोयला है भारत में, कार्बोनिफेरस युग का कोयला है, क्योंकि वह समय है वहां का वो समय है जब हम बात कर सकते हैं कि भारत में जो कोयला था वो कार्बोनिफेरस युग का गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। इनमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी, यही तो वो क्षेत्र है जहां से कोयले का खनन होता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ये कंप्लीटली बना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। मैप में अगर आप देख पा रहे हो, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम में लाल लाली कुछ याद रखें ना रखें, गोंडवाना क्रम में कुछ लाल लाली याद रखें ना रखें, केवल इतनी बात जरूर याद रखना, कोयला। गोंडवाना मतलब कोयला, क्योंकि भारत में जो कोयले के भंडार है 98% वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का और कार्बोनिफेरस युग का है। कार्बोनिफेरस युग का है, कार्बोनिफेरस युग का है। मैं एक बार रिवाइज कर दूं, आज की क्लास की हमने बात की भारत की भूगर्भिक संरचना में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहली चट्टानें हैं आर्कियन। आर्कियन चट्टानों में रूपांतरण हुआ, आर्कियन चट्टानों में अपरदन हुआ। तो आर्कियन चट्टानों के बाद बनी धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम से बना कुड़प्पा, कुड़प्पा से बने विंध्य, और विंध्य के साथ साथ हम कहेंगे कि कार्बोनिफेरस युग में बनी है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर हमने बात की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, आर्कियन के बारे में सबसे पुरानी चट्टानें, धारवाड़ क्रम के बारे में आर्कियन से बनी, कोई जीवाश्म नहीं। फिर हम बात कर सकते हैं कुड़प्पा में भी कोई जीवाश्म नहीं, धारवाड़ से बनी। और चौथा विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम में बलुआ पत्थर मिलता है। बलुआ पत्थर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और याद रखना है कि बहुत बड़ा हिस्सा विंध्य क्रम का दक्कन ट्रैप, मतलब जो दक्कन का पठार है उसके नीचे दब गया है। गोंडवाना क्रम नाम सुनते ही, गोंडवाना क्रम नाम सुनते ही कार्बोनिफेरस युग याद आना चाहिए, कार्बोनिफेरस युग याद आना चाहिए, कार्बोनिफेरस युग याद आना चाहिए।
और उसमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। भारत का 98% कोयला इसी क्रम का है। अभी हम कल भी देखेंगे इसी टाइप में, और यदि समय मिला तो कल शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल में उच्चावच, हिमालय पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह, बहुत ही विस्तृत रूप में कि कहीं से कहां तक लाल लालियों को कोई तकलीफ ना आए। रिवाइज करते चलिएगा, चीजों को रिवाइज करते चलिएगा। मैं अपडेट कर दूंगा, पीडीएफ अपडेट कर दूंगा इसका, कोई टेंशन मत लीजिएगा। लाइक और शेयर करते चलिएगा, और चीजों को केवल रिवाइज करने पर आदत डालिए। आप लोग चीजों पर रिवाइज करने पर आदत डालिएगा। बहुत सारा कंटेंट इसमें हम देखेंगे जो हमारे लिए 100% सवालों का जवाब देने में सक्षम रहेगा। तब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट और मैरी क्रिसमस।